नमस्कार सभी को। सीबीएसई 10th-12th के रिजल्ट जब से आए हैं बच्चे खुश हैं। कुछ बच्चे खुश हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिए हैं और उनका रिजल्ट अच्छा आया है। कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने तैयारी भरपूर की थी और रिजल्ट मन माफिक नहीं आया है, क्योंकि सीबीएसई ने सारा रिजल्ट बनाने की जिम्मेदारी स्कूल को दी थी, टीचर्स को दी थी। तो अब पेरेंट और टीचर को ऐसा लगता है कि वाकई में सारा रिजल्ट उन्होंने ही बनाया है और अगर खराब भी आया है तो वो सारा स्कूल की गलती है। जी हाँ, जो जिम्मेदारी सीबीएसई की थी उसको स्कूलों ने और टीचर्स ने निभाया, लेकिन जो मुसीबत का टोकरा है वो स्कूल और टीचर्स के माथे पे आ गया। इस बात के लिए डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ आज पैनल में दो एक्सपर्ट्स हैं। हमारे साथ है महेंद्र कालरा जी, जो पीजीटी केमिस्ट्री हैं और सीबीएसई से संबंधित बातचीत में खास दखल रखते हैं और उनके वीडियोस पूरे काफी फेमस रहते हैं। कालरा जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। और साथ में हमारे साथ हैं डॉक्टर वैभव गुप्ता। जी हाँ, जो कि चिल्ड्रन एकेडमी के डायरेक्टर हैं और एक बहुत ही कम एज में जिन्होंने बहुत अच्छे से सीबीएसई में बड़ा अच्छा होल्ड किया है। और साथ ही इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट लेख बड़े अखबार में दैनिक भास्कर में आया है, जिसके बाद बहुत सारे टीचर्स ने, बहुत सारे स्कूल्स ने राहत की सांस ली है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर वैभव से। डॉक्टर वैभव, 10th और 12th का जो रिजल्ट का फॉर्मूला सीबीएसई ने दिया था, अगर उसके अनुसार घर बैठकर एक पेरेंट या बच्चा अपना रिजल्ट बनाता है और जो सीबीएसई ने रिजल्ट अब डिक्लेयर किया है, वो दोनों अलग अलग क्यों आए? सर, इसका मेन रीजन ये है कि जो पेरेंट के पास इंफॉर्मेशन है, ये जो बच्चों के पास इंफॉर्मेशन है कि उनको जो वेटेज मिलेगा वो UT1 का 10%, हाफ ईयरली या मिड टर्म का 30% एंड प्री बोर्ड का 40% फॉर क्लास 10th। तो बच्चे के स्कोर्स ऑब्वियसली बहुत अच्छे आने चाहिए। बट जैसा कि अभी आपने कहा कि सीबीएसई ने स्कूल्स पे एक कमेटी बिठाई, कमेटी के अकॉर्डिंग उन्होंने काम करवाया और उन्होंने कहा कि जब तक हमारे पास टेबुलेशन में मार्क्स जो हमने आपको रेंज दी है उसके अकॉर्डिंग आप सेट नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट पब्लिश होने लायक नहीं है। जैसा कि अभी आपने आज पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर में, दैनिक भास्कर में, कि स्कूल्स को उन्होंने दोबारा से नोटिस सर्व किए। इन अलवर देयर वर 28 स्कूल्स अराउंड, तो सबको नोटिस सर्व हुए कि आपका जो रिजल्ट है वो एज पर द पॉलिसी, एज पर द रेफरेंस ईयर नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। स्कूल्स को दोबारा से रिजल्ट को टेबुलेशन में सेट करना पड़ा। स्कूल ने फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, हर रेंज में, हर कैटेगरी में बच्चों को सेट किया और उसके बाद रिजल्ट पब्लिश हुआ क्लास 10th का। ऐसे ही क्लास 12th में भी रहा। बोर्ड ने बच्चों को बताया, पेरेंट को बताया कि 30% विल बी टेकन फ्रॉम 10th, 30% will be taken from 11th final exam of theory portion and 40% will be taken from the pre-boards of your class 12th। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। बोर्ड को अगेन अपने रेफरेंस ईयर में अलग अलग रेंजेस में मार्क्स चाहिए थे। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ बच्चों के लिए, पेरेंट के लिए, कि उन्होंने जो कैलकुलेशन लगाया उसके अकॉर्डिंग सेट हो ही नहीं पाया रिजल्ट, क्योंकि स्कूल्स को बोर्ड ने बाउंड कर दिया था कि रेफरेंस ईयर के अकॉर्डिंग ही आपको अपना रिजल्ट सेट करना है, रेंजेस में आपको रिजल्ट सेट करना है, आपको हर रेंज को टैकल करना है। बियॉन्ड 95% आपके मार्क्स नहीं जा सकते एज पर रेफरेंस ईयर। आपके रेफरेंस ईयर में फॉर एग्जांपल अगर 5 स्टूडेंट्स थे एंड देयर वर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100, और इस साल अगर आपके पास 200 स्टूडेंट्स हैं तो आप प्रोपोर्शनेट में 10 स्टूडेंट्स को तो 95+ ले सकते हैं, बट सभी स्टूडेंट्स को आप 95+ स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सीबीएसई ने जो आम आदमी के लिए कॉमन सा जो बात बताई थी कि 40-30-30, वो तो सही था, लेकिन साथ ही स्कूल्स के पिछले रिजल्ट्स को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा और पूरी तरह से हाथ बांध दिए रिजल्ट बनाने वालों के, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। और जिस तरह का आरबीएसई का रिजल्ट हमने देखा था या अन्य बोर्ड का देखा है, छत्तीसगढ़ में तो कॉपियां घर ले जाने के दी गई थी कि आप भर के ले आइएगा, नंबर जमा करा दीजिए और नंबर मिल जाएंगे। और राजस्थान में भी नंबरों की बरसात हुई है, बाढ़ आई है। और बच्चा जब एक ही जगह पे रह रहा होता है, राजस्थान में आरबीएसई का रिजल्ट देखता है और सीबीएसई का देखता है, तो ज्यादा शायद स्कूल जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनका पैनिक सिचुएशन ज्यादा बनी है इसी कारण से। जी सर, क्लैशेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। बच्चे, पेरेंट्स, सभी लोग दूसरे बोर्ड्स को कंपेयर कर रहे हैं कि साहब हमारे घर के पास में वो बच्चा बैठा था, उसका मेरे से बच्चे से IQ लेवल कम है, उस बच्चे का 85% आया है, 90% आया है। कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि जब सीबीएसई ने पॉलिसी इशू की 30, 40 से आपका रिजल्ट लिया जाएगा, मेरे बच्चे का रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग सेट क्यों नहीं बैठ पा रहा है, जबकि पेरेंट को नहीं पता कि सीबीएसई ने स्कूल्स को रेफरेंस ईयर भी दिया है। हर एक सब्जेक्ट का
रेंज भी दिया है कि इस सब्जेक्ट में आपके इस रेंज में इतने बच्चे होने चाहिए, सबका परसेंटेज दिया हुआ है, पेरेंट को उसका अवेयरनेस नहीं है कि स्कूल पे कितने रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं बोर्ड ने। काला जी बहुत बहुत स्वागत फिर से आपका। काला जी, वैभव जी से हम यही बात कर रहे थे कि सीबीएसई ने बात अलग करी और बांध के स्कूल को रिजल्ट दिया और पिछले रिजल्ट स्कूल के बहुत मायने रखे। अब सबसे बड़ा एक दो टेक्निकल प्रश्न हम काला जी आपसे कर रहे हैं। एक तो शिकायतें जो पेरेंट्स की हैं कि मेरे बच्चे के आए तो 92% है, लेकिन उसका B1 क्यों आया है, ये B1 स्कूल ने भेजा है, या मेरे बच्चे का A2 क्यों आया है। तो ये A1 A2 B2 का एकदम क्लियर रेफरेंस दे ताकि पेरेंट्स को इसकी क्लैरिटी हो। काला जी। बिल्कुल मनीष जी, तो पहले तो ये बात जो बहुत अच्छे ढंग से वैभव जी बता रहे थे कि किस तरह से रेफरेंस ईयर का यूज किया गया, और जब रेफरेंस ईयर का यूज हुआ तो नेचुरल सी बात है कि स्कूल के पास बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी और जो पेरेंट्स को लग रहा था वो वैसा नहीं हो पा रहा था। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है कि जो मार्क्स और ग्रेड है उनमें क्या रिलेशन होता है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट में ऐसा हो सकता है कि बच्चे के आपके मार्कशीट में 294 मार्क्स हैं और हो सकता है कि एक में उसका A1 ग्रेड मिल रहा हो और एक में हो सकता है उसको A2 ग्रेड मिल रहा हो। एक्चुअली में जो ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 ये जो 8 ग्रेड्स हैं, ये जो सीबीएसई देता है, इसका मार्क्स से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता है। मतलब मार्क्स से मतलब नहीं होता, ये डिपेंड करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस की उस सब्जेक्ट में। दैट इज फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें क्या होता है, जो A1 ग्रेड होता है वो जितने स्टूडेंट्स एग्जाम में हैं उसके स्टार्टिंग 1/8 स्टूडेंट्स को A1 ग्रेड मिलता है। मतलब आप इस बात को समझे कि कितने जितने बच्चे हैं, सपोज 100 बच्चे हैं तो जो पहले 8 बच्चे आ गए किसी भी मार्क्स में, हो सकता है वो कई बार 99 या 98 पर भी खत्म हो सकते हैं, जहां पर 1/8 स्टूडेंट होंगे स्टार्टिंग के, उनको क्या मिलेगा, A1 ग्रेड मिलेगा। फिर उसी तरह से हम नीचे आएंगे, जो सेकंड 1/8 बच्चे होंगे उनको A2 ग्रेड मिलेगा। फिर उसके नीचे आएंगे, जो थर्ड 1/8 बच्चे होंगे उनको B1 ग्रेड मिलेगा, सिमिलरली B2 ग्रेड मिलेगा। तो ये क्या है, ये एक्चुअली में ये बताता है कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उस सब्जेक्ट में, बेसिकली वो परफॉर्मेंस इंडेक्स शो करता है उस सब्जेक्ट का। अगर आपके 94 मार्क्स हैं और आपका A2 ग्रेड है तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि आपके 94 तो हैं, पर जितने बच्चे बैठे हैं उसमें से 1/8 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स आपसे ज्यादा हैं। तो इस तरह से ग्रेड अलॉट होते हैं। काला जी, इसको कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं कि एक तरह या तो इसे आप माने परसेंटाइल है, या ये आपकी मेरिट भी शो कर रहा है, या आपकी वास्तविक स्थिति बता रहा है। 94 B1 और 94 A1 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो वास्तविक स्थिति बता रहा है कि पेपर का लेवल इजी था या बहुत सारे बच्चों के मार्क्स इस तरह के आए हैं। तो इसलिए पेरेंट्स इससे ना घबराएं और स्कूल पर जरूर फेथ रखें। स्कूल ने आपके बच्चे के लिए अधिक से अधिक भेजा है, अच्छे से अच्छे मार्क्स भेजे हैं। वैभव जी, और क्या शिकायतें हैं पेरेंट्स की और उनका क्या समाधान है, क्या शिकायतें और हैं वैभव जी? सर, पेरेंट्स की मेन शिकायत ये भी है कि मेरे बच्चे के नंबर कम क्यों आए हैं, दूसरे बच्चे के नंबर ज्यादा क्यों आए हैं। उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि हर बच्चे का जो परफॉर्मेंस है वो थ्रू आउट द ईयर अलग अलग पैरामीटर्स पे जज किया जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में जज किया जाता है। तो पेरेंट्स को मेरा एक मैसेज ये जरूर रहेगा कि अगर आपके बच्चे का परफॉर्मेंस आपके अकॉर्डिंग अच्छा नहीं आया है तो प्लीज बच्चे को मोटिवेट कीजिए कि बेटा जिस सब्जेक्ट में आपको अच्छा कॉन्फिडेंस है, गो फॉर इट, आप एग्जाम दो, यू गिव द एग्जाम। सीबीएसई ने इस साल अच्छा पॉलिसी बनाया है, इंप्रूवमेंट कैटेगरी को इसी साल ओपन कर दिया है, इसी समय ओपन कर दिया है कि 16 अगस्त से जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट कैटेगरी में बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, कि जो बच्चे पास हो गए हैं और किसी भी सब्जेक्ट में अगर उनको लग रहा है कि दे कैन इंप्रूव, तो इंप्रूवमेंट कैटेगरी में सब्जेक्ट 1, 2, 3 व्हाटएवर एज पर देयर कन्वीनियंस, वो अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसमें एग्जाम दे सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। तो बच्चे जिन्होंने अच्छी मेहनत की है, किसी भी कारण से अगर उनका किसी भी सब्जेक्ट में नंबर कम आया है थ्योरी पोर्शन में, तो वो अपना री अटेम्प्ट में अभी इंप्रूवमेंट कैटेगरी में एग्जाम फॉर्म भर के और एग्जाम दे सकते हैं, जिससे उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि यस वी हैव लर्न समथिंग इन द पास्ट एकेडमिक ईयर। अच्छा, एक और चीज इसी में हम जानना चाहेंगे कि मान लीजिए किसी बच्चे का 2 में फेल आया है किसी कारण से, तो क्या वो इंप्रूवमेंट कैटेगरी में जा सकता है एग्जाम के लिए? कालरा जी, नहीं जा सकता वो। ये इसको लेके बहुत बड़ा एक आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि अगर स्कूल ने उसको फेल कैटेगरी में डाल दिया है, फेल तो कुछ कहा नहीं गया, एसेंशियल रिपीट जिसको हम कह रहे हैं,
अगर उसको एसेंशियल रिपीट में डाल दिया है तो वो इस साल एग्जाम नहीं दे पाएगा। इसको लेके मुझे लगता है सीबीएसई को सोचना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई को इस बारे में क्लियर करना चाहिए। हो सकता है सीबीएसई भी इस बारे में सोच रही हो, पर जो हमने जिस सर्कुलर को जब हम पढ़ रहे हैं तो वो सर्कुलर के अकॉर्डिंग तो ऐसा लगता है कि अगर आप एसेंशियल रिपीट हैं तो आप इस साल दोबारा से एग्जाम नहीं दे सकते। अच्छा, अगर मान लीजिए रिजल्ट बनाने में स्कूल लेवल पर कुछ क्लैरिकल मिस्टेक हुई है तो वैभव जी फिर क्या होगा? क्या इसमें सीबीएसई कुछ कंसीडर कर रही है या कुछ इस तरह का? जी, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा सर। सीबीएसई इस समय पॉलिसी फ्रेम कर रही है, वहां पे बहुत एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, वो इसी पॉलिसी को फ्रेम कर रहे हैं कि जिन स्कूल्स में बच्चे या तो गलती से क्लैरिकल मिस्टेक से कंपार्टमेंट आए हैं या फेल हुए हैं, तो कंसर्न रीजनल ऑफिस को स्कूल्स लेटर लिख के दे रहे हैं कि वी आर सफरिंग फ्रॉम सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। और उस कंडीशन में फिर बोर्ड, अब मे बी पॉसिबल है तो आज या कल में एक पैनल दोबारा बनाएगा और स्कूल्स को फिर से एक मौका देगा कि दे कैन मॉडिफाई द रिजल्ट ऑफ कंपार्टमेंट एंड फेलियर स्टूडेंट जिनको क्लैरिकल मिस्टेक से फेल हुआ या कंपार्टमेंट आया। और काला जी 6 अगस्त को शाम को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया है, जिसके अकॉर्डिंग क्या इंफॉर्मेशन है काला जी, बताइएगा। बिल्कुल, सीबीएसई ने कल भी एक सर्कुलर जारी किया और उसमें सबसे पहले तो सीबीएसई ने थैंक्स दिया है स्कूल को, टीचर्स को, जिन्होंने पूरी हेल्प करी रिजल्ट निकालने की, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोसेस था मनीष जी। तो इसमें छोटे मोटे एरर्स हो सकते थे, ह्यूमन क्लरिकल एरर्स आर ऑलवेज देयर। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई इस बार ऐसे हुए हैं, पहले भी ऐसे एरर्स होते रहते हैं। और सीबीएसई हमेशा कमिटेड रही है कि वो अगर इस तरह के एरर्स होते हैं तो बच्चे का नुकसान ना हो, इस बात पे सीबीएसई बहुत ध्यान देती है। और सीबीएसई ने कल भी यही कहा कि वो एक 6 तारीख को इवनिंग में एक पॉलिसी लेके आ रहे हैं। उस पॉलिसी में जिन भी स्कूल्स को लगता है कि उनके कुछ केसेस डिस्प्यूटेड हैं तो वो उसको कंसिडर करेंगे। पर उस सर्कुलर में सीबीएसई ने यह भी क्लियर किया है कि अगर आपने कोई रिप्रेजेंटेशन अपने रीजनल ऑफिस या मेन ऑफिस को भेज दिया है तो उसको नहीं माना जाएगा। जब पॉलिसी आ जाएगी तब आप उसको उस प्रॉपर पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसको वहां पर रिप्रेजेंट करें। और सीबीएसई ने कहा है कि वी आर कमिटेड कि हम इस तरह के रिजल्ट्स को ठीक करेंगे, जहां भी जेन्युइन होगा वो सारे रिजल्ट्स को वो सही करेंगे। मुझे लगता है इसीलिए कुछ स्कूल्स में ऐसा अगर हुआ भी है, अगर कुछ पेरेंट्स को भी ऐसा लग रहा है तो घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा शुरू से ही वैभव जी ने बताया और बहुत क्लियर कहा कि स्कूल्स को बहुत जगह पे बांधा हुआ था, ऐसा नहीं था। अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर एक भी बच्चे के 95% से ऊपर मार्क्स नहीं आए हैं या एक आध बच्चे के 95% से आए हैं। अगर स्कूलों की ही अगर चलती तो स्कूल तो बहुत सारे बच्चों को 95% से ऊपर दे सकते थे, पर उन्होंने क्या किया कि इसको बहुत ध्यान रखते हुए इसको बढ़ाया। हाँ, पर एक बात और है, बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं, मुझे लगता है ऐसे पेरेंट्स को भी ऐसे में सामने आना चाहिए जिनको लगता है कि उनके बच्चे की परफॉर्मेंस साल भर अच्छी नहीं थी और उनके मार्क्स मार्कशीट में ज्यादा छपे हैं। मैं देख रहा हूं ऐसे केसेस नहीं आ रहे हैं। अगर ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आपने उसको राइट मान लिया है, और कम आ गया है तो आप स्कूल और सीबीएसई को दोषी ठहरा रहे हैं। बल्कि स्कूल का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था। टाइम टू टाइम पोर्टल खुल रहे थे, वहां पर मार्क्स अपलोड करने पड़ रहे थे, लास्ट में मॉडरेशन करना था, मॉडरेशन के लिए भी एक रेंज थी, रेफरेंस ईयर था, तो बहुत सारी चीजें थी। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को इसका फायदा हुआ है मनीष जी। हाँ, कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं तो उसके लिए सीबीएसई ने एक दो बातें कही है। अगर डिस्प्यूटेड है, स्कूल की तरफ से एरर है तो ठीक हो जाएगा, और अगर फिर भी आपको कम लग रहे हैं तो आप रीअपीयर हो सकते हो। चलिए, तो आज का इस वीडियो का हमारा मकसद सिर्फ यही था कि पेरेंट्स थोड़ी ठंडक रखें, बहुत ज्यादा पैनिक ना हो। हमें ऐसा लग रहा है कि सीबीएसई ने हर स्कूल को एक बड़ा बैट दे दिया था और एक धीरे से बॉल डाल दी थी और हर बॉल पे चक्का लगाना था, ऐसा नहीं था। सीबीएसई ने बैट भी दिया था, बॉल भी दी थी, लेकिन दोनों हाथ और दोनों पैर बांध के बैट पकड़ाया था कि वो हर बॉल पे चक्का चौका ना लगा पाए। लास्ट वर्डिक्ट क्या कहेंगे वैभव जी, पेरेंट्स को और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, और फिर हम काला जी से सुनेंगे। सर, मैं तो फिर से वही अपनी बात रखना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट हैं, जिन बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी थी, फिर भी अगर स्टिल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया है तो प्लीज गो फॉर द इम्प्रूवमेंट कैटेगरी। ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा कि जब बोर्ड ने इसी साल रिजल्ट पब्लिश करते ही बच्चों को इम्प्रूवमेंट कैटेगरी के लिए बोला है कि आप जितने भी सब्जेक्ट में चाहे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो प्लीज गो फॉर द इम्प्रूवमेंट कैटेगरी अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो। जी काला जी, आप क्या कहेंगे पेरेंट्स को और बच्चों को? अगर मेरे 91% है और मैं 94 चाह रहा था तो क्या
बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत है। थोड़ा सा पैंडेमिक था तो हम सब भी जैसे सीबीएसई ने एडजस्ट किया, जैसे राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने एडजस्ट किया, हम भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट स्वीकार करें कालरा जी। बिल्कुल यही बात है, डोंट गेट पैनिक, थोड़ा सा मान लें। और क्योंकि ये कोई मार्क्स ठीक है, मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं मोटिवेशन के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, और ये बहुत ज्यादा जिंदगी नहीं बदलने वाले हैं। 10th क्लास के मार्क्स से सिर्फ जिंदगी नहीं बदलेगी, 12th क्लास के मार्क्स से बहुत बड़ी जिंदगी नहीं बदलेगी। तो इसीलिए है जो भी मार्क्स आए हैं उन मार्क्स को पहले तो स्वीकार करें और आगे अच्छा करने की कोशिश करें। बहुत कुछ है जिंदगी में और आगे करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वैभव और महेंद्र कालरा जी, आपने समय दिया। और मुझे लगता है इस वीडियो के बाद बहुत से पेरेंट्स और स्कूल और टीचर्स राहत लेंगे, और हम इसी तरह की सीबीएसई अपडेट्स के साथ फिर से आएंगे। वैभव जी, हम आपका फिर से समय लेंगे, और कालरा जी हमारे रेगुलर पार्ट हैं सीबीएसई अपडेट्स के। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।